हमारा आज का टॉपिक दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक को भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग वही एक्सरसाइज करेंगे जो एक्सरसाइज हमने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ते वक्त किया था। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ते वक्त हमने क्या किया था कि उससे पहले हमने जितने फार्मूलाज पढ़े थे वो सारे के सारे फार्मूलाज हमने एक बार रिवाइज किए थे। अभी हम लोग फिर से वही करने वाले हैं। हम लोग आज सबसे पहले अपने सारे फार्मूलाज जो इस चैप्टर में पढ़ रखे हैं वो सारे फार्मूलाज अभी एक बार हम लोग पहले रिवाइज करेंगे, और फार्मूलाज रिवाइज करने के बाद तब हम लोग इस चैप्टर में आएंगे दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो पहला फार्मूला था Q इजिकल टू N इंटू E। यहीं से हमने पिछली क्लास में स्टार्ट की थी, आज फिर हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। Q इजिकल टू N इंटू E। Q का मतलब टोटल चार्ज दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सेकंड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था दैट वाज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड फॉर्मूला था। किसी भी पॉइंट का वोल्टेज निकालने के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाला था हमने। थर्ड जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था दैट इज I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, चार्ज पर यूनिट टाइम। ये था करंट। फोर्थ फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा था V इज इक्वल टू I इंटू R, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, जहां से हमने ओम्स लॉ डिराइव किया था। फिफ्थ फॉर्मूला हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। यहां से हम एक नया टर्म लेके आए थे दैट वाज रेजिस्टिविटी। सिक्स्थ फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए था, जिसमें सारे रेजिस्टेंसेज को हम डायरेक्टली ऐड कर रहे थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर सारे रेजिस्टेंसेज सिमिलर थे तो वहां पे हमने निकाला था फॉर्मूला N इंटू R, नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू। सेवंथ फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था 1 बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। उसके बाद रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन किस कंडीशन में, अगर सारे रेजिस्टेंसेज सेम हो वैसी कंडीशन में R डिवाइडेड बाय N, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पिछली क्लास में हमने यहां से पावर डिराइव किया, और पावर का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था पावर का P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम से हमने पावर डिराइव किया था, याद होगा आपको। यहीं से पावर डिराइव करना स्टार्ट किए थे हम लोग। यहां से हम डिराइव किए थे V इंटू I, पहला फॉर्मूला आया था हमारा। सेकंड फॉर्मूला जो हमारा आया था दैट वाज I स्क्वायर R, और थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे आया था V स्क्वायर बाई R। इतने फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, ठीक है। यहां तक हम पढ़ चुके थे। इस चैप्टर में जो रिलेटेड फॉर्मूलाज थे हमारे, यहां तक हमने डिराइव कर लिया था, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट सुनिए। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को समझने के लिए पहले हम आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट याद दिलाते हैं, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लास 9th में पढ़ा है। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए। आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये एक्सप्लेन करता है कि टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब किसी भी अप्लायंस पे जितना आप वर्क डन करोगे वही वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, वही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर किसी अप्लायंस पे जो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना था, दैट वाज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दैट वाज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। टोटल वर्क डन हमेशा उतना ही होता है जितना हम उसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये हमेशा होता ही है, ऐसा ही होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था, और वहीं से हमारा जो है हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, कोई फैन कितना काम करेगा? जितना आप उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे। कोई फैन कितना रोटेट करेगा, कितनी स्पीड में रोटेट करेगा, वो आप रेगुलेटर से कंट्रोल करते हो कि आप उसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे वो ज्यादा तेज रोटेट करेगा, अगर आप उसमें कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे धीरे रोटेट करेगा। तो कोई भी अप्लायंस कितना काम करेगा, जितना आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें सप्लाई करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो वो उतना ही काम करेगा जितना आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें सप्लाई करोगे, क्योंकि जो एनर्जी सप्लाई करोगे वही वर्क डन होगा। अगर वो लाइट के फॉर्म में है, जैसे कम वोल्टेज का बल्ब है, तो वो कम ग्लो करेगा। क्यों कम ग्लो करेगा? रीजन क्या है कम ग्लो करने का? क्योंकि आप उसमें कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे तो ज्यादा ग्लो करेगा। मतलब क्या हुआ कि जितनी आप एनर्जी सप्लाई करोगे उतना ही वहां पे वर्क डन होना है। जैसे जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, गीजर है, टोस्टर है, कोई भी अप्लायंस है, कोई भी इस तरह का अप्लायंस है जो कि हीटिंग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अप्लायंस उतना ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितना हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो कोई भी अप्लायंस का जो वर्क डन होगा, मतलब हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा, वो हीट एनर्जी हमेशा उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन के बराबर में होगा। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन के बराबर में होगा। जो एक आइडियल केस की हम बात कर रहे हैं, एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। एक आइडियल सिचुएशन में एक जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई करोगे उतना ही वर्क डन होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, सब कुछ वहां पे बराबर होगा। मतलब कहने का कि कोई अप्लायंस कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी की प्रोडक्शन कितनी होगी, वो प्रोडक्शन हमेशा बराबर होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इसके बराबर। जब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अप्लायंस की जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, गीजर है, टोस्टर है, इस तरह के अप्लायंस जो कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले अप्लायंसेस हैं, वहां पे हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी जितना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। अगर वही अप्लायंस कोई मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कितना मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करेगा, वो मैकेनिकल वर्क की जो प्रोडक्शन होगी, मैकेनिकल वर्क जो कर रहा होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ही तो वर्क डन करेगा। ये हमेशा और हर केस में बराबर होगी, क्योंकि दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबका यूनिट जूल ही है। चाहे हीट एनर्जी की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, चाहे वर्क की बात करें, सबका एनर्जी जूल ही है, क्योंकि सब एक दूसरे से कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही बल्कि कन्वर्जन हो रही है। तो यहाँ पे तीनों की यूनिट जो है वो सेम होगी। चाहे हीट एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन की बात करें, चाहे वर्क की बात करें, सब जगह पे जो यूनिट होगा दैट विल बी जूल।
क्योंकि हर एक ट्रांसफर को कन्वर्जन हो रही है, ये इसमें कन्वर्ट हो रही है, ये इसमें कन्वर्ट हो रही है, सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। सिंपल सी बात अगर हम बोलें तो हीट एनर्जी की जो प्रोडक्शन होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होगी, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। हमेशा ये तीनों बराबर होगा। यही इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आउटकम है। अभी आपको समझाया मैंने कि किसी भी जगह पे जो हीट एनर्जी की प्रोडक्शन होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन के बराबर में होगी, और वो हमेशा वर्क डन के बराबर में होगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां से जो हमने पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये वर्क डन एनर्जी कंजम्पशन के बराबर में होगा और यही हीट एनर्जी के बराबर में होगा। दिस सिंपली मींस कि हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन या फिर वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब हीट एनर्जी इज इक्वल टू, हमने आपको सिंपल सा तरीका बताया, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देने से हीट एनर्जी आ जाएगा। यही हमें अभी पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट के बारे में, और उसका फॉर्मूला आपके पास आ गया क्या, पावर इनटू टाइम। पावर का आपने पिछली क्लास में 3 फॉर्मूला डिराइव किया था। पहला फॉर्मूला आपने डिराइव किया था पावर का V इंटू आई। तो अगर हम V इंटू आई जो पावर का फॉर्मूला है, इस पावर के फॉर्मूला को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम VIT। अब ये जो फॉर्मूला आपके पास आया VIT, इस फॉर्मूला को कहां पे यूज करोगे आप, जब आपको क्या क्या गिवन हो, V गिवन हो, I गिवन हो और T गिवन हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्या क्या गिवन हो, V गिवन हो, I गिवन हो और T गिवन हो, तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास हीट एनर्जी आ जाएगी। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, दैट इज V इंटू आई इंटू टी, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। चलिए सेकंड फॉर्मूला में आते हैं। हीट एनर्जी इज इक्वल टू, पावर का हम दूसरा वाला फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पे, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया आई स्क्वायर आर टी। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, दैट इज टू बी यूज्ड व्हेन आई आर एंड टी इज गिवन। जब आपको आई गिवन हो, आर गिवन हो, टी गिवन हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आई स्क्वायर आर टी। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को ट्रेस्कॉट जूल नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रैक्टिकली डिराइव किया था, ट्रेस्कॉट जूल नाम के साइंटिस्ट ने। इसीलिए इस साइंटिस्ट के नाम पे ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूला को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तीसरा फॉर्मूला पे आइए। तीसरा फॉर्मूला जो है पावर का आपके पास है V स्क्वायर बाय आर। तो V स्क्वायर बाय आर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास एक नया फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और ये बन गया आपके पास नया फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब ये फॉर्मूला आप कहां पे यूज करोगे, जब आपके पास क्या क्या गिवन है, V गिवन है, R गिवन है और T गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। तो यहाँ पे जो तीनों फॉर्मूला आपके पास आए हैं, ये तीनों फॉर्मूला देखिए, सिंपल पावर को हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास तीनों फॉर्मूला आ गए। यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हो। फॉर्मूला बनाने के लिए कोई आपको देखो रोक नहीं, आप जितनी मर्जी चाहे उतना फॉर्मूला बनाओ। चौथा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। देखो अगर आप मान लो कि V की जगह पे आई आर ले लो, नया फॉर्मूला बन जाएगा। R की जगह पे रो एल बाई ए ले लो, नया फॉर्मूला बन जाएगा। I की जगह पे Q बाई टी ले लो, नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप फॉर्मूला डिराइव करते जा सकते हो, आपकी जितनी मर्जी है उतना फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। अब एक ये वाला फॉर्मूला देखो, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये देख रहे हो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, ये देख रहे हो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q है ना, यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q है। और यही वर्क डन में क्या बोल रहा हूँ, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया ना आपके पास, देखो V इंटू Q।
यही वर्क डन हीट एनर्जी के बराबर में है। तो हीट एनर्जी का एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया V इंटू क्यू। तो हीट एनर्जी का अभी आपके पास कितने सारे फॉर्मूलाज आ गए? 4 फॉर्मूलाज आ गए हीट एनर्जी के। पहला फॉर्मूला क्या था हीट एनर्जी का? VIT। दूसरा फॉर्मूला क्या था? I²RT। तीसरा फॉर्मूला क्या था? V²T/R। चौथा फॉर्मूला ये बन गया V इंटू क्यू। तो देखो आपके पास फॉर्मूला की कमी नहीं है, आप जितनी मर्जी उतना फॉर्मूला बना लो। एक फॉर्मूला तो यहाँ पे डायरेक्ट है ही आपके पास, P = W/T। तो यहाँ पे हीट एनर्जी जो है, ये हीट एनर्जी वर्क डन ही तो हीट एनर्जी है। तो आपके पास सीधा फॉर्मूला क्या है? पावर इंटू टाइम। अगर आपके पास पावर और टाइम गिवन है तो सीधा पावर इंटू टाइम कर लीजिए, ये हीट एनर्जी बन जाएगा। तो फार्मूला की कमी नहीं है आपके पास, जितना मर्जी उतना फार्मूला बना सकते हो। फार्मूला रटना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है कि आप नए नए फार्मूला रट रहे हो, रट वो नहीं फार्मूला को, कॉन्सेप्ट समझो। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से जितना आप चाहो उतना फार्मूला बनाते जाओ। कितना फार्मूला बताए? अब मान लो कि किसी जगह पे Q = N इंटू E लिखा है, और अब हम यहाँ पे हीट एनर्जी = V इंटू क्यू किया था, तो हीट एनर्जी = V इंटू N इंटू E भी तो कर सकते हैं। ये नया फार्मूला बन गया। तो इतना फार्मूला कहां से रटोगे? हर जगह से नया 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 फार्मूला आता जाएगा। अब V = IR कर दो तो एक नया फार्मूला I इंटू R इंटू N इंटू E हो गया। कहां तक रटोगे फार्मूला? तो फार्मूला रटना कभी सॉल्यूशन नहीं है, फार्मूला के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इसका। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हीट एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू I²RT। इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। H is directly proportional to I² होगा। H is directly proportional to I²। कब होगा? जब वहां पे कांस्टेंट, बाकी सब जो टर्म्स हैं वो सारे कांस्टेंट होंगे। कहने का मतलब जब R और T को अगर हम कांस्टेंट कर दें, रेजिस्टेंस और टाइम को अगर हम कांस्टेंट कर दें, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। Heat energy produced will be directly proportional to resistance। किस कंडीशन में? जब I और T कांस्टेंट है। तो वैसी कंडीशन में heat energy produced will be directly proportional to resistance। Heat energy produced will be directly proportional to time। कब? जब I और R कांस्टेंट हो। तो heat energy produced will be directly proportional to time। हीट एनर्जी की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल। जूल है, जो प्रेस्कॉट जूल के नाम से ही आया है। लेकिन हम लोग अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब यही हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर में होगा। हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी? जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी उतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब हीट एनर्जी का तो ऐसा यूनिट चलो समझ में आया, जूल है, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट होता है, जो हमारे घरों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, वो ये नहीं होता। ये उसके लिए छोटा यूनिट है, ये उसके लिए छोटा यूनिट है। तो उसके लिए हम एक बड़े यूनिट की यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो कमर्शियल यूनिट होता है वो यूज करते हैं हम लोग, 1 यूनिट बोलते हैं उसको, या फिर आप उसको बोल सकते हो 1 किलो वाट आवर, 1 kWh। आप उसको 1 यूनिट बोल लो सिंपली, या आप उसको 1 किलो वाट आवर बोल लो। इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल ऑफ एनर्जी। इतनी
एनर्जी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, तो हमारे घरों की जो यूनिट होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं, उस 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के घर में 100 यूनिट एक महीने में कंज्यूम होता है, 100 यूनिट, तो इसका मतलब कितनी जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई? 100 मल्टीप्लाइड विद दिस, क्योंकि 1 यूनिट का मतलब इतना जूल है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल है, तो 100 यूनिट का मतलब 100 मल्टीप्लाइड विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस। अगर किसी के घर में 500 यूनिट कंज्यूम हो रहा है एक महीने में, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई? टोटल एनर्जी जूल में कितनी, एसआई यूनिट में कितनी कंज्यूम हुई? 500 मल्टीप्लाइड विद 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई 1 मंथ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सबसे पहला जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो करते हैं हीटिंग वायर्स में। हीटिंग वायर्स कहां पे? जहां अभी हम लोग बात कर रहे थे, गीजर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इस सब के केसेस में। तो इस सब केसेस में जो एलिमेंट होता है उसका, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट में हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट में यूज किया जाता है एक अलॉय का, जिसको हम लोग बोलते हैं नैक्रोम। क्या बोलते हैं उसको? नैक्रोम। यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग नैक्रोम की वायर का यूज करते हैं, और नैक्रोम एक अलॉय है। किस किस चीज का अलॉय है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन का। ये इस 4 चीजों का अलॉय है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। इसी का क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है इसी को यूज करने के पीछे? तो सबसे पहला रीजन इसका ये है कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का फर्क क्या पड़ेगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होने से वहां पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली इवन एट हायर टेम्परेचर। इट विल नॉट मेल्ट इजीली, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट हैज हायर रेजिस्टिविटी। तो हायर रेजिस्टिविटी होने से क्या फर्क पड़ेगा? जितनी हायर रेजिस्टिविटी होगी मतलब कि अल्टीमेटली रेजिस्टेंस उसका उतना हाई होगा, और जितना रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला H = I² RT की अगर हम बात करें तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी टर्म यूज करना है, रेजिस्टेंस टर्म यूज मत किया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी वायर की प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा है, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और वहां पे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। और हमारा जो सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है बल्ब की फिलामेंट। देखो, बल्ब की फिलामेंट अलग है, इसको आप मत समझ लीजिएगा कि ये नैक्रोम है, नहीं। बल्ब की फिलामेंट अलग होती है। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये वाला बल्ब ना देखा हो, पहले इस तरह के बल्ब काफी यूज होते थे। अब जो है हम लोग ज्यादातर एलईडी या सीएफएल का यूज करते हैं। पहले इस तरह के बल्ब यूज होते थे बहुत ज्यादा। इसमें जो ये फिलामेंट ऑफ द बल्ब है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक मेटल है, टंगस्टन एक मेटल है। इसका यूज क्यों करते हैं? टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है सुनिए। टंगस्टन के पीछे रीजन ये है, सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट इवन मोर देन 3300 डिग्री सेल्सियस, सो इट विल नॉट मेल्ट इजीली। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है।
सेकेंड पॉइंट क्या है, इट ग्लोज व्हेन हीटेड। जब ये गर्म होता है, चूंकि इसकी रेजिस्टेंस भी थोड़ी कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है, अब इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगी, तो वहां पे क्या होगा कि गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाने से इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। ये इसकी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज हाईली डक्टाइल। हाईली डक्टाइल होने के कारण इस एकदम पतली सी इसकी फिलामेंट बन जाती है। ये तीन रीजन है जिसके कारण बल्ब की फिलामेंट में हम लोग किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं। थर्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर जो है इट आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ H = I² RT पे वर्क करेगा। उसी के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी। कहां पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, देखिए मान लीजिए कि ये एक टीवी है, ठीक है, ये एक टीवी है और इसमें हमने इस टीवी को चाहिए 2 एम्पियर की करंट। इस टीवी को क्या चाहिए, कितनी करंट चाहिए, 2 एम्पियर की करंट चाहिए, उससे ज्यादा इसको नहीं चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पे एक फ्यूज लगा दिया। ये एक लाइव वायर है, लाइव वायर उसको बोलते हैं जिसमें से करंट फ्लो करती है। हमेशा हम जो फ्यूज वायर को अटैच करते हैं लाइव वायर के सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं। यहां पे हमने क्या किया, एक फ्यूज लगा दिया और ये फ्यूज की जो वैल्यू है, मान लीजिए कि हमने 2 एम्पियर की फ्यूज लगा दी। जो मैक्सिमम करंट ये टीवी विदस्टैंड कर सकता है, ये टीवी विदस्टैंड मैक्सिमम जो करंट कर सकता है वो 2 एम्पियर की कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमने फ्यूज लगा दिया 2 एम्पियर का। अब कभी गलती से भी इसमें अगर ज्यादा करंट आ गया तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, ये फ्यूज जो है, ये फ्यूज मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गया तो क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गया। फ्यूज का काम क्या है, 2 एम्पियर से ज्यादा की करंट को वापस नहीं होने देगा वो। तो 2 एम्पियर की करंट जब तक पास हो रही थी तब तक तो वो पास करने दे रहा था, लेकिन उससे ज्यादा करंट जैसे ही वहां से फ्लो होने की कोशिश हुई, ये क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल ब्रेक द सर्किट, ठीक है। तो इट विल ब्रेक द सर्किट। उससे फायदा क्या हुआ, हमारा जो कॉस्टली अप्लायंस था वो बच गया। तो फ्यूज का काम क्या होता है, इट विल अलाउ टू पास ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ द करंट। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट वहां से पास होने की कोशिश होगी तो ये मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल ब्रेक द सर्किट एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। देखिए क्वेश्चन ये रहा, H = I² RT और H का एक फॉर्मूला है V² / R × T, है ना। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R दिख रहा है ना। यहां पे इस फॉर्मूला में क्या दिख रहा है, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R दिख रहा है। ऐसा क्यों, दोनों हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला में आपको दिख रहा है हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दूसरे फॉर्मूला में दिख रहा है हीटिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऐसा कैसे पॉसिबल है। सेम यही क्वेश्चन पावर के लिए भी आता है। यहां से भी अगर देखो तो P = I² R से पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और P = V² / R से पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ऐसा क्यों। हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कब होगा, कौन से सिचुएशन में, ये सिचुएशन होगी जब आपके पास कांस्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस और करंट और टेम्परेचर। मतलब कांस्टेंट फैक्टर जब करंट और टाइम, टेम्परेचर नहीं टाइम, जब आपके पास कांस्टेंट फैक्टर करंट और टाइम हो तो हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर आप इस दोनों को कांस्टेंट करते हो, किस दोनों को, करंट को और टाइम को कांस्टेंट करते हो, तो हीट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन अगर आप
वोल्टेज और टाइम को कांस्टेंट करते हो, वोल्टेज और टाइम को कांस्टेंट करते हो, तो हीट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किस दोनों को कांस्टेंट करोगे? तो वोल्टेज और टाइम को कांस्टेंट करोगे तो हीट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यही सेम चीज पावर में भी हम अप्लाई करेंगे। यहां के लिए कांस्टेंट फैक्टर, जैसे पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कब होगा? पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कब होगा? जब पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी हो सकता है जब वहां पे करंट एक कांस्टेंट फैक्टर होगा। ठीक है, जब करंट एक कांस्टेंट फैक्टर होगा तो वैसी कंडीशन में पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होंगे? जब वोल्टेज वहां पे कांस्टेंट होगा, तो वैसी कंडीशन में पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा, और जब रेजिस्टेंस करंट कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं? चलो ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं देखिए, एक एग्जांपल से समझाता हूं अप्लाई कैसे करते हैं। करंट वहां पे कांस्टेंट है। मान लीजिए कि ये एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, 10 ओम, और यहां पे करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। ये एक सिचुएशन दे रखा है जिस सिचुएशन में हमने कुछ सर्टेन वोल्टेज यहां से अप्लाई किए, प्रोवाइड किए, और उस सर्टेन वोल्टेज से करंट यहां पे 2 एम्पियर की है, रेजिस्टेंस यहां पे 10 एम्पियर की है इस सर्किट में। दूसरी सर्किट यहां पे मान लीजिए कि यहां पे 4 ओम की करंट है और 4 ओम की रेजिस्टेंस है। वोल्टेज यहां पे कुछ और है, सपोज करें यहां पे VA है और यहां पे VB है। करंट यहां पे भी 2 एम्पियर की है, इस जगह पे भी करंट 2 एम्पियर की है। देख रहे हो, दोनों जगह पे करंट 2 एम्पियर की है। वोल्टेज हमें नहीं पता है, वोल्टेज अभी हमें पता ही नहीं है, वोल्टेज को जाने दो। हम यहां पे क्या देख रहे हैं? पहली वाली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में, एक कंडीशन में करंट है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 10 ओम। सेकंड कंडीशन में भी करंट क्या है? 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 4 ओम। अब हमसे पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा? पावर ऑफ ए और पावर ऑफ बी का रेशियो क्या होगा? या तो आप उसका सीधा फॉर्मूला लगाइए पावर का, नहीं तो क्या करेंगे? आप यहां पे देखो करंट कांस्टेंट है दोनों में ही करंट 2 एम्पियर है, यहां पे भी 2 एम्पियर है, यहां पे भी 2 एम्पियर है ना? सीधा आप क्या करोगे? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वहां पे करंट कांस्टेंट है ना, करंट कांस्टेंट है, तो सीधा पावर ऑफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां का आर जो है 10 ओम और यहां का आर जो है वो कितना हो जाएगा? 4 ओम। सीधा डिवाइड कर दीजिए, 5:2 का आ जाएगा पावर का रेशियो। ठीक है, यहां पे पावर का रेशियो क्या आ जाएगा? सीधा 5:2 का पावर रेशियो आ जाएगा। यही सेम तरीका हीटिंग इफेक्ट के लिए करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये हो गया इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे हमने पावर के न्यूमेरिकल्स किए थे, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा और आपको आंसर चैट में लिख करके बताना है उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चैट में लिख करके बताएंगे। कॉपी कलम निकाल लें आप लोग, कॉपी कलम निकाल लें सब लोग। चैट में ऑप्शन में, चैट ऑप्शन में आंसर करें। मैं आपको बताऊंगा यहाँ से आपके आंसर सही हैं कि गलत हैं। आपके आंसर को सिर्फ मैं ही देख पाऊंगा और कोई नहीं देख पाएगा। आपके फ्रेंड्स नहीं देख पाएंगे आंसर। मैं आपको बता दूंगा यहाँ से आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें।
100 joule of heat is produced. 100 joule of heat is produced in 1 second. 100 joule of heat is produced in 1 second in a 4 ohm resistor. In a 4 ohm resistor. Find the potential difference. Find the potential difference. पहले भी किसी ने मैसेज किया था, आंसर किया था। भविनी सही है, प्राची सही है, भविनी सही है, समृद्धि सही है, कनिष्क सही है। कनिष्क आपने यूनिट नहीं लिखा है, मार्क्स कट जाएंगे कनिष्क। अभी मार्क्स कटा था ना, भूल गए आप लोग? टेस्ट में मार्क्स कटे थे ना आपके, यूनिट नहीं लिखा था तो। चलिए, और बाकी बच्चे भी सॉल्व करें। बाकी बच्चे भी सॉल्व करें, आंसर भेजें, आंसर चैट में लिख के भेजिए। तुमने आंसर बता दिया, बाकी बच्चे भी तो बता देंगे। तुमको चैट से भेजना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, चैट से नहीं जाना कोई बात। सुनो, हीट एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल। तो 100 इज इक्वल टू, फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? v स्क्वायर इंटू टी। ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, v स्क्वायर इंटू टी। टी की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय r, r की जगह पे 4। ठीक है, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। हीट एनर्जी इज इक्वल टू v स्क्वायर टी बाय r। ठीक है, तो 400 इज इक्वल टू v स्क्वायर हो गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 400, दिस इज इक्वल टू 20 वोल्ट। यूनिट लिखना कभी ना भूलें, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हाइल ट्रांसफरिंग ऑफ 96,000 कूलम चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। 50 सात्विक, 1 0 कम है। हाँ सही है, मान्या सही है आंसर। मैं बताता हूं इसका आंसर। देखिए कौन सा फार्मूला कौन सा लगाएंगे? सीधा फार्मूला लगाइए, v इंटू क्यू। सीधा फार्मूला, कुछ भी दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। हीट एनर्जी निकालने के लिए आपको v इंटू क्यू चाहिए, दोनों गिवन है। टाइम वहां पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ राम, आपका आंसर सही है। v इंटू क्यू सीधा अप्लाई करें। v की वैल्यू आपको गिवन है 50, q की वैल्यू 96,000। 96 इंटू 5 हो गया 480। कितने जीरो? 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, इतने जूल हो जाएंगे इसके आंसर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। ध्यान से पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, क्वेश्चन के डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। आप डायरेक्टली वहां से ड्रॉ कर लीजिए और उसका आंसर सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन है कि 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज में अटैच्ड हैं। ये दोनों रेजिस्टेंसेज हैं 1 ओम और 2 ओम। यहाँ पे वोल्टेज जो सप्लाई हो रही है, वो वोल्टेज सप्लाई हो रही है 6 वोल्ट की। ये फर्स्ट केस है गिवन। एक सेकंड केस है जिसमें 12 ओम और 2 ओम की रेजिस्टेंसेज पैरेलल में लगी है। 12 ओम और 2 ओम की रेजिस्टेंसेज पैरेलल में लगी है। और यहां पे बैटरी लगी है 4 वोल्ट। देखिए ये क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन समझ में आ गया? कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहां पे पावर कितनी है, इस जगह का पावर, और यहां पे पावर कितनी है, इस जगह का पावर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में दोनों में ही 2 ओम वाले रजिस्टर का पावर कैलकुलेट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर एक्सरसाइज। देखिए यहां पे आपके पास पावर निकालने के लिए 3 फार्मूला है, एक तो VI, दूसरा I² R और तीसरा V² R। अब इसमें से कौन सा फार्मूला कहां अप्लाई करेंगे? अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इस जगह का पावर निकालना हो और अगर हम फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करें तो V निकालने के लिए IR करना पड़ेगा। पहले यहाँ का वोल्टेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में है तो वोल्टेज अलग अलग होता है, वोल्टेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर करंट निकालना पड़ेगा, तो ज्यादा काम है। चलिए सेकंड फार्मूला में I² R। R तो पता ही है आपको, अगर हम I निकाल लें इसका तो फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, देखो I² R फार्मूला है, R तो पता ही है हमको, अगर I निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। I निकालने के लिए पहले हमें क्या बताया था मैंने, सीरीज में है तो सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस टोटल निकालिए। रेजिस्टेंस टोटल इज 1 + 2 3 ओम। बोला था ना बैटरी से निकलने वाली जो करंट होती है दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द एंटायर रेजिस्टेंस। बहुत बार बोला मैंने ये पॉइंट। तो बैटरी से निकलने वाली जो करंट होगी दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द एंटायर रेजिस्टेंस। तो पहले आपने इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब हमारे रेजिस्टेंस पता है और वोल्टेज पता है, I निकाल लीजिए। I = V/R 6/3, ये आ गया 2 एम्पियर जो इस सर्किट में फ्लो हो रही होगी। अब हमें करंट पता चल चुका। अब हम सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, P = I² R 2² × 2, तो क्या हो गया 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8 वॉट आ गया यहाँ का पावर। यूनिट लिखना कभी मत भूलिए, मार्क्स कट जाएंगे अगर यूनिट भूलेंगे तो। चलिए अब इसमें आते हैं। फर्स्ट वाले का आ गया 8 वॉट, सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले देखो, हाँ निमित सही है। सेकंड वाले में देखो यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, तो अगर दोनों पैरेलल में है तो जो वोल्टेज हम यहाँ से सप्लाई करेंगे वही सेम वोल्टेज इसका भी होगा और वही वोल्टेज इसका भी होगा, दोनों का सेम वोल्टेज होगा, है ना। दोनों का वोल्टेज, हाँ निमित सही है तुम्हारा, दोनों सेम वोल्टेज होगा दोनों में। तो आपको दोनों का वोल्टेज पता ही है ना। इसका वोल्टेज पता है, वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए आप सीधा थर्ड फार्मूला अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, इसलिए तो आपके पास इतने सारे फार्मूला हैं। डायरेक्टली आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो P = V²/R। V² पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। R की वैल्यू कितनी है 2, 4 का स्क्वायर 16/2, ये कितना आ गया 8 वॉट आ गया। इसका भी 8 वॉट और इसका भी 8 वॉट, दोनों का पावर कितना आ गया 8 वॉट आ गया, ठीक है। तो ये इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अब आपके पास एक असाइनमेंट ऑलरेडी गिवन है दैट इज PE4। PE4 असाइनमेंट सॉल्व करें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करें। एग्जाम्पलर आपके ग्रुप में मैं डाल रहा हूं, ठीक है, उसको सॉल्व करें और सब कुछ सॉल्व करके हम लोग अगली क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की एक फाइनल डाउट क्लास रखेंगे जिसमें जितने भी डाउट हैं, चाहे वो कहीं से भी डाउट हो, सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं ओवर कर रहा हूं। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, फिर देखेंगे हम लोग अगली क्लास में डाउट डिस्कस।